जिसका नाम है द सर्किट ट्रेनिंग रूटीन फॉर इंक्रीज्ड मस्कुलैरिटी। ये जो बुक लिखी गई है इसमें ब्रूस सारी वर्कआउट रूटीन के बारे में बताया गया है, उसी का ही ये चैप्टर 7 है। तो एक ब्रूस ली ने मूवी बनाई थी जिस मूवी में उन्होंने काम किया था, एंटर द ड्रैगन मूवी। तो लेखक कहते हैं कि इस मूवी में जो ब्रूस ली जो थे उनकी फिजिक काफ़ी अच्छी लग रही थी, उनकी जो मस्कुलैरिटी थी वह पहले से कहीं ज़्यादा अच्छी प्रभावित नज़र आ रही थी। तो ये जो इनकी मांसपेशियां जो इतनी आकर्षक और ज़्यादा मस्कुलर बन गई थी, इसके पीछे की वजह जो है वह यह थी कि जो ब्रूस ली जो थे वह सर्किट ट्रेनिंग भी किया करते थे। इस अध्याय में हम यही समझेंगे कि ब्रूस ली ने जो सर्किट ट्रेनिंग करी थी, ये सर्किट ट्रेनिंग एक्चुअली में होती क्या है। आप आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को जानते हो। जो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को जो व्यक्ति बॉडी बिल्डिंग के जगत में लेके आया था उसका नाम जो वाइडर था। तो जो वाइडर ने ब्रूस ली की शरीर को देखकर काफ़ी प्रशंसा करी थी कि आपका जो शरीर है वह पहले की तुलना में काफ़ी मस्कुलर दिखाई दे रहा है। इसके पीछे की जो वजह थी वह सर्किट ट्रेनिंग ही थी। ब्रूस ली क्या थे कि वह अपने आप को अधिक से अधिक निखारना चाहते थे और इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताई है कि उन्होंने बहुत सारी एक्सरसाइज भी करी। ये मान लो कि उनका पूरा जीवन जो था वह एक्सरसाइजों से भरा हुआ है। वह ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि उन्होंने कोई एक एक्सरसाइज रूटीन पकड़ा और उसको अंत तक करते रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आगे जो और भी चैप्टर आएंगे उसमें ब्रूस ली की और भी एक्सरसाइज के बारे में बताया गया है। तो ब्रूस ली जो थे वह मार्शल आर्ट की जो टेक्निक्स होती हैं उसको निखारना चाहते थे और इसके अलावा जो उनका जो बॉडी बिल्डिंग का जो रूटीन था वह अपनी मसल में जो मस्कुलैरिटी लाना चाहते थे, उनका भी एक यह अलग रूटीन था। तो ब्रूस ली जो थे वह मेन रूप से अपनी फिजिक के ऊपर काम कर रहे थे। यह जो सर्किट ट्रेनिंग का जो सिस्टम है यह ब्रूस ली ने अपने रूटीन में शामिल किया और इसका प्रभाव यह रहा कि जो ब्रूस ली की जो फिल्में थी जैसे कि द बिग बॉस, फिस्ट ऑफ फ्यूरी, द वे ऑफ द ड्रैगन, ये जो फिल्में जो थी इसमें ब्रूस ली की जो फिजिक है वह काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी। इसकी वजह यही थी कि वह सर्किट ट्रेनिंग को किया करते थे। ब्रूस ली के वैसे तो बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन उनके जो कुछ शिष्य थे वह ब्रूस ली के काफ़ी पसंदीदा छात्र थे या फिर मित्र थे। एक का नाम टेन वॉग बताया गया है और दूसरे का नाम हर्ब जैक्सन बताया गया है। जो हर्ब जैक्सन जो थे वह ब्रूस ली के सलाहकार थे। वह ब्रूस ली के साथ रहते थे, उनके साथ कई बार उन्होंने डिनर भी करा है और जो मार्शल आर्ट की जो ट्रेनिंग थी वह हर्ब जैक्सन ही दिया करते थे। और मार्शल आर्ट में जो सलाह का जो काम करते थे, एक तरह से जो हर्ब जैक्सन थे वह मार्शल आर्ट ट्रेनिंग में ब्रूस ली के सलाहकार थे। तो ये जो सर्किट ट्रेनिंग जो है यह एक मशीन के माध्यम से किया जाता है और ये जो मशीन लेने के लिए जब ब्रूस ली गए थे तो उनके साथ उनके मित्र ये जो सलाहकार हैं हर्ब जैक्सन भी गए थे। ये जो मशीन थी उस समय क्या था कि बॉडी बिल्डिंग का समय था, लोग अपने शरीर को अधिक से अधिक आकर्षक बना रहे थे, चाहे वह आइसोमेट्रिक के माध्यम से बना रहे हो या फिर बॉडी बिल्डिंग के माध्यम से बना रहे हो या फिर किसी और उपकरण के माध्यम से बना रहे हो। उस समय ऐसा था कि बहुत सारी मैगज़ीनें निकला करती थी और मैगज़ीनों में जो शक्तिशाली पुरुष होते थे, माइटी एटम हो गए या फिर अलेक्जेंडर जाज हो गए या फिर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसे बॉडी बिल्डर हो गए, तो फिर उन मैगज़ीनों के माध्यम से जब इन पुरुषों के बारे में पता चलता था तो लोग ऐसा जानना चाहते थे कि उन्होंने कौन सी व्यायाम प्रणाली अपनाई है या फिर कौन सा नया जो उपकरण है वह मार्केट में आ गया है जिसकी वजह से उन्होंने इतनी अच्छी फिजिक बनाई है। तो फिर यह जो सर्किट जो मशीन थी यह भी उस समय विकसित की गई थी।
और ये जो विकसित की गई थी ये शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए, इसकी मस्कुलैरिटी बढ़ाने के लिए और शरीर की क्षमता बढ़ाने के लिए, यह सारे काम करने के लिए इस मशीन को विकसित किया गया था। लेकिन ये जो मशीन थी यह किसी बॉडी बिल्डर के द्वारा नहीं बनाई गई थी, क्योंकि मान लो किसी बॉडी बिल्डर ने अपना अच्छा खासा शरीर बना लिया तो फिर उसके पास पूरा अधिकार है कि वह एक ऐसी टेक्निक बना ले, एक ऐसा वर्कआउट रूटीन तैयार कर ले मशीन के माध्यम से जिसके द्वारा और भी पुरुष अपना शरीर शक्तिशाली बना सकते हैं। जैसे कि यूजिन सैंडो थे, उन्होंने क्या निकाला, ग्रिप डंबल का सिस्टम निकाल दिया कि ग्रिप डंबल की सहायता से हम शक्तिशाली शरीर भी प्राप्त कर सकते हैं और मस्कुलैरिटी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये जो सर्किट मशीन थी ये किसी बॉडी बिल्डर के द्वारा तैयार नहीं करी गई थी, बल्कि यह मशीन किनेसियोलॉजिस्ट और व्यायाम फिजियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके द्वारा यह जो मशीन थी यह तैयार की गई थी। इसलिए इस मशीन को तैयार करते समय शरीर की सारी अवस्थाओं को बड़े ही ध्यान में रखा गया था और इस मशीन का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला था इस पर भी विशेष रूप से ध्यान किया गया था। ओवरऑल हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो मशीन थी यह शरीर की सारी कंडीशनिंग को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी, क्योंकि ये जो मशीन थी यह फिजियोलॉजिस्ट के द्वारा बनाई गई थी। इस मशीन को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था ताकि ये जो मशीन है यह शरीर की सारी मांसपेशियों को विकसित कर सके, सारी मांसपेशियों में एक अच्छा खासा पंप ला सके। सिर्फ ऐसा नहीं है कि रिपीटेशन के द्वारा सिर्फ पंप ही आए, बल्कि जो हमारी मांसपेशियों की जो क्षमता है उसमें वृद्धि हो, हमारी जो सहन शक्ति है उसमें वृद्धि हो। और भी इस मशीन के बारे में बताया गया है वह मैं आपको बताऊंगा। इस मशीन में बताया गया है कि ये जो सर्किट ट्रेनिंग जो है इसमें 9 चरण होते हैं, यानी कि 9 स्टेप होते हैं और ऐसा कह सकते हैं कि इसमें 9 व्यायाम होते हैं जिसको हमको करना होता है। इसमें बताया गया है पहला बेंच प्रेस, दूसरा लेट पुल डाउन, तीसरा 2 हाई पुली, चौथा 2 लो पुली और पांचवा आइसोमेट्रिक रैक। छठा बताया गया है घुटने ऊपर या पैर उठाने वाला स्टेशन, सातवां बताया गया है शोल्डर प्रेस, आठवां बताया गया है चिन अप बार और नौवां बताया गया है लेग थ्रस्ट स्टेशन। यह जो 9 एक्सरसाइज हैं यह इस मशीन के अंतर्गत आती थी। एक तरह से इस मशीन में ऐसा कह सकते हैं कि 9 सर्किट थे जिसके माध्यम से ओवरऑल हमारा जो पूरा शरीर है उसकी जो मांसपेशियां हैं उस पर विकास डालती थी, मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ता था। इस मशीन को यूज़ करने के कुछ कंडीशन भी दी गई थी, कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए थे। पहला इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि प्रत्येक स्टेज पर 30 सेकंड बिताना था, जितना रेपिटेशन हो सके उसको करो। पहला स्टेशन जो है इसमें हमको रेपिटेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम रखनी होती है, लेकिन यह जो हमको मैक्सिमम रेपिटेशन लगानी होती है यह 30 सेकंड के अंदर हमको लगानी होती है। आप इस बात को समझो कि पहला स्टेशन है, हमने वहाँ पर कोई एक्सरसाइज करी, लेकिन जो हम एक्सरसाइज करेंगे उस एक्सरसाइज को करने के लिए हमारे पास 30 सेकंड का समय होगा और उस 30 सेकंड के समय में हम 2 रेपिटेशन निकाल पाएँ, 4 रेपिटेशन निकाल पाएँ, 5 रेपिटेशन निकाल पाएँ, यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद दूसरा इंस्ट्रक्शन बताया गया है बिना रुके अगले स्टेशन पर जाना होता है। अब मान लो आपने पहले स्टेशन पर 30 सेकंड तक व्यायाम करा और उसमें जितनी रेपिटेशन कर सकते थे उतनी करी। अब ऐसा नहीं है कि 30 सेकंड तक व्यायाम करने के बाद आप 1 मिनट या फिर 2 मिनट का रेस्ट लोगे, बल्कि उस रेपिटेशन को पूरा करने के बाद जैसे ही 30 सेकंड पूरे हो जाएंगे आपको दूसरे स्टेशन पर जाना होगा और दूसरे स्टेशन पर तुरंत जाने के बाद जो दूसरे स्टेशन की जो एक्सरसाइज है उसको करना होगा। यही तो सर्किट ट्रेनिंग है, क्योंकि इसमें जो सर्किट है वह तैयार होता जाता है। इसमें हम वेट नहीं करते हैं और ना ही इसमें हम रेस्ट लेते हैं कि हमने 1 मिनट रेस्ट ले लिया या 30 सेकंड रेस्ट ले लिया। इसमें जो हमको वर्कआउट है वह रेगुलर करना होता है। एक स्टेज पर जाने के बाद दूसरे स्टेज पर आते हैं, फिर दूसरे स्टेज की एक्सरसाइज करने के बाद तीसरे स्टेज पर आते हैं। यह जो 2 निर्देश थे वह इस मशीन को यूज़ करने के बताए गए हैं। एंटर द ड्रैगन जो मूवी थी उस मूवी की शूटिंग के दौरान ब्रूस ली ने यह जो सर्किट ट्रेनिंग का जो रूटीन है इसको अपने वर्कआउट में शामिल किया था। 1973 में एक
इंटरव्यू के दौरान ब्रूस ली ने रिपोर्टर से कहा था कि मेरा न्यूनतम दैनिक प्रशिक्षण 2 घंटे का है। इसमें 3 मील दौड़ना, विशेष वेट ट्रेनिंग, किक करना और हल्के और भारी बैग मारना शामिल है। मशीन पर ब्रूस ली को ट्रेनिंग करते हुए देखने का एक व्यक्ति और था जिसका नाम बोलो येउंग था। यह जो बोलो येउंग नाम का जो व्यक्ति है, इसने ब्रूस ली को सर्किट ट्रेनिंग जो है उस मशीन पर वर्कआउट करते हुए देखा था। इनके अनुसार, यानी कि ये जो बोलो येउंग है, उनके अनुसार ब्रूस के घर में रसोई के ठीक बगल में मार्शी जिम था। ब्रूस को बॉडी बिल्डिंग मूवमेंट पसंद थे। वह हर दिन कसरत करता था, खड़े होकर प्रेस करता था और पुल डाउन करना भी ब्रूस ली को बहुत पसंद था। यह उस व्यक्ति के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था जिसने ब्रूस ली को मार्शी ट्रेनिंग जो होती है उसको करते हुए देखा था। आगे एक बात बताई गई है जिसमें वह कहते हैं कि ऑक्सीजन जो है वह भीतर की आग है। यह जो सर्किट ट्रेनिंग है, यह बाहर से देखने पे तो ऐसा लगता है कि इसमें काफ़ी थकाने वाला व्यायाम है, और एक्चुअली में ऐसा कहा जाए तो फिर ये जो सर्किट ट्रेनिंग है, इसका मेन उद्देश्य ही यही था कि जो व्यक्ति है वह अधिक से अधिक थके और इसका जो शरीर है यह अधिक से अधिक ऑक्सीजन की मांग करे। तो इसी ऑक्सीजन के बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया है। जब आप खाना खाते हैं तो यह वसा के रूप में, ईंधन के रूप में संग्रहित होता है और यह प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है। वसा को ऊर्जा के रूप में उपयोग के लिए आरक्षित किया जाता है और प्रोटीन का उपयोग शरीर के मांसपेशियों के ऊतक के पुनर्निर्माण और वृद्धि में किया जाता है। ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए शरीर की वसा को ऑक्सीकरण या जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार प्रशिक्षण के दौरान आपका शरीर जितना अधिक ऑक्सीजन का चयापचय करता है, उतनी ही तेजी से और पूरी तरह से वसा आपके शरीर में जलेगी। जैसे जैसे ऑक्सीजन रक्त प्रवाह द्वारा निरंतर मात्रा में उन दूरस्थ क्षेत्रों में ले जाया जाता है जहां वसा रहता है, अधिक त्वचीय वसा जलती है, जिससे मसल्स की परिभाषा दिखाई देने लग जाती है। ओवरऑल यहाँ पर यह बताया गया है कि शरीर में जो वसा है उसको जलाने के लिए हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमको व्यायाम ऐसा करना चाहिए जिस वजह से हम शरीर में अधिक से अधिक ऑक्सीजन की मात्रा को ग्रहण कर सके, और ऑक्सीजन जब रक्त के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवाहित होगी तो फिर वहाँ पर जो अतिरिक्त वसा है वह जलने लग जाती है, और जो हमारी जो मस्कुलरिटी वाली जो मांसपेशियाँ हैं वह बाहर से नज़र आने लग जाती है। यह जो सर्किट ट्रेनिंग है यह यही तो काम करता है, यह यही काम कर रहा है कि सर्किट ट्रेनिंग में हमने एक सर्किट पूरा करा, 30 सेकंड के भीतर जितनी रेपिटेशन लगा सकते थे हमने लगाई, फिर हम दूसरे सर्किट में गए, फिर वहाँ पर हमने जल्दी से व्यायाम करा। तो ऐसा करने की वजह से हमारा जो ब्लड फ्लो है वह बढ़ जाता है, और ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से हमारा जो शरीर है वह ऑक्सीजन की अधिक मांग करता है, और जब शरीर ऑक्सीजन की अधिक मांग करता है तो फिर यह हमारे लिए सकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि हमारे शरीर के लिए ठीक हो रहा है। आगे सर्किट ट्रेनिंग के बारे में कुछ और बताया गया है। कहते हैं कि सर्किट ट्रेनिंग है क्या, तो इसमें निर्देश दिया गया है कि थकान की हद तक व्यायाम किया जाता है। यह जो सर्किट ट्रेनिंग है इसमें मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें हम थकान की हद तक व्यायाम करते हैं। हमने पहला सर्किट पूरा करा, 30 सेकंड के भीतर जितनी रेपिटेशन कर सकते थे हमने करी, फिर हम दूसरे स्टेज पर गए, क्योंकि 9 स्टेज है ना यहाँ पर, तो हम दूसरे स्टेज पर गए और वहाँ पर हमने 30 सेकंड के भीतर जितने रेपिटेशन कर सकते थे हमने करे। फिर इसके बाद हम तीसरे स्टेप में गए, फिर वहाँ पर भी हम 30 सेकंड के भीतर जितना रेपिटेशन कर सकते थे उतना हमने करा। तो फिर इस व्यायाम का उद्देश्य ही यही है कि हम अपने शरीर की क्षमता को बढ़ा लें, और जो थकान की हद तक हमारी जो शरीर की क्षमता है उस लेवल तक हम अपने शरीर को लेकर जाएं। एक तरीके से हम धीरे धीरे इस बात की ओर संकेत कर सकते हैं कि जैसे कि जो राम मूर्ति व्यायाम है उसमें जो हम दंड और बैठक लगाते हैं, इसमें भी हम थकन की हद तक जाते हैं। तभी तो मैं कहता हूँ कि पहले आप 30 सेकंड का दंड लगाओ, फिर 1 मिनट का दंड लगाओ, फिर 2 मिनट का दंड लगाओ, फिर 3 मिनट का दंड लगाओ। इस तरह से जब हम टाइमिंग बढ़ाते जाते हैं तो फिर हम अपने शरीर को
अपनी शरीर की मांसपेशियों को थकन की हद तक प्रभावशाली बनाते जाते हैं। हमारा जो शरीर है वह थकन की हद तक कार्य करने के लिए आतुर होता है। वह एक तरह से काम करने के लिए अपने आप को सबल बना रहा होता है हमारा शरीर। इसलिए जब हम दंड और बैठक लगाते हैं, इसमें हम भरपूर ताकत लगाते हैं और इसमें जब हम टाइमिंग बढ़ाते हैं तो फिर हम इनडायरेक्टली ही हमारे जो शरीर है उसकी क्षमता को बढ़ा रहे होते हैं। अपनी थकन की हद तक जब हम व्यायाम करते हैं तो फिर हमारे शरीर की क्षमता बढ़ती है, हम जल्दी थकते नहीं हैं। मान लो यदि आप अभी 1 मिनट का व्यायाम कर रहे हो, 1 मिनट के व्यायाम में आप एक दंड लगा रहे हो तो फिर आप उस समय थक जाते हो। लेकिन धीरे धीरे जब आप अपनी पूरी क्षमता बढ़ाते जाओगे, जब सोचो आप 5 मिनट तक एक दंड को लगाए रखोगे और उसमें भरपूर ताकत लगाए रखोगे, तो फिर सोचो आपकी जो क्षमता है, आपकी जो सहन शक्ति है, आपकी जो पावर है वह किस लेवल की हो जाएगी। इसलिए यह जो सर्किट ट्रेनिंग है यह भी तो हमारी मांसपेशियों की क्षमता को बढ़ाने की ओर ही संकेत कर रहा है। तो खुद सोचो कि हमारा जो देश है यह इतना अच्छा और इतना वैज्ञानिक था कि इसने ऐसे दंड और बैठक का आविष्कार कर दिया जिसमें ये मान लो कि विदेशों में ये जो सर्किट ट्रेनिंग है या फिर ये जो PHA का जो सिस्टम है, पेरिफेरल हार्ट एक्शन जो सिस्टम है, ये सारी चीज़ें जो थी, इन सब चीज़ों का निचोड़ हमारी दंड और बैठक में आ गया। क्योंकि विदेश में जो यूज़ होने वाली ये जो मशीनें हैं यह बनाई ही इसलिए गई थी ताकि हमारे पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो हो सके और जो हमारा हार्ट है वह भी ठीक प्रकार से काम करता रहे और जो थकन की हद तक काम करने की जो क्षमता है यह भी मिलती रहे। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं यह हमारे राममूर्ति व्यायाम में हैं। हम दंड और बैठक करते हैं, भरपूर ताकत लगाते हैं तो हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है, हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। और दूसरा ये कि हम जब थकन की हद तक व्यायाम करते हैं तो फिर हमारी जो मांसपेशियां हैं वह सामर्थ्यवान बनती हैं। अभी हमारी मांसपेशियों को 50 किलो वजन उठाने का आदत है, लेकिन धीरे धीरे जब हम समर्थवान बनते हैं, हमारी मांसपेशियां व्यायाम के माध्यम से और ज़्यादा समर्थ बन जाती हैं तो फिर वह 100 किलो वजन भी उठा सकती हैं। तो यही इस मशीन का काम है कि थकन की हद तक इस मशीन का काम है कि हमारी जो मांसपेशियां हैं, हमारी जो शरीर की क्षमता है उसको थकन की हद तक ले जाए। इसमें दूसरी कंडीशन बताई गई है कि 30 सेकंड से लेकर के 60 सेकंड के भीतर तक हम रेपिटेशन करते हैं। हमारा जो एक स्टेज पर रुकने का जो समय है वह 30 सेकंड से लेकर के 60 सेकंड तक होता है, जिसमें हम जितनी मैक्सिमम रेपिटेशन चाहें उतनी लगा सकते हैं।